तमाम कयासों के बीच आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 4 बिल पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। ये 4 बिल किए जाएंगे पेश। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। केंद्र सरकार द्वारा बताए गए एजेंडा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर बात नहीं की गई है। विपक्षी दलों को आशंका है कि सरकार इस सत्र में कुछ बड़े मामलों पर बिल ला सकती है। इन 4 में से पहले 2 बिल को 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया था। उन पर विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा की जाएगी। बाकी 2 पर राज्यसभा में चर्चा होगी। 75 साल की संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा। संसद के विशेष सत्र में सोमवार को संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। सोमवार को भाजपा के लोकसभा सांसद सुनील कुमार सिंह और गणेश सिंह विशेषाधिकार समिति की 6ठी रिपोर्ट पेश करेंगे। इन विधेयकों को पेश किए जाने की है चर्चा। इस बात की भी चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक और इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। पिछले कई सप्ताह से इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। महिला आरक्षण विधेयक को भी पेश किए जाने की संभावना है। कांग्रेस के नेता विशेष सत्र के दौरान इस पर जोर देने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इस संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। नए संसद भवन में होगी कार्यवाही। सोमवार को संसद की कार्यवाही पुराने संसद भवन में होगी। मंगलवार को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की कार्यवाही नए भवन में शुरू होगी। 28 मई को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। रविवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने नए संसद में झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। संसद का विशेष सत्र, कांग्रेस आशंकित, बोली बदल सकता है एजेंडा। कांग्रेस आशंकित है कि अंत समय में सरकार एजेंडा बदल भी सकती है। नई दिल्ली, संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, सरकार ने उसे सार्वजनिक कर दिया है। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि कहीं सरकार कोई सरप्राइज न दे दे, यानी वह ऐसे बिल भी ला सकती है जिस पर विपक्षी दलों ने ठीक से विचार भी न किया हो। वैसे सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले दिन संविधान सभा से लेकर संसद बनने की 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। विशेष सत्र 5 दिनों का होगा। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इस सत्र में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर संसद के 75 साल के सफर पर विशेष चर्चा की जाएगी। कुल 4 विधेयकों पर विचार किया जाएगा। सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले नए संसद के प्रांगण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर विपक्षी नेता भी मौजूद थे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नदारद रहे। इसको लेकर जब अधीर रंजन चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो सामने है उसकी चर्चा कीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो हम भी चले जाएंगे। विशेष सत्र की शुरुआत संविधान सभा के 75 साल होने पर चर्चा को लेकर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किस तरह से हो, इस पर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। सरकार इस पर बिल लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति है। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इस पर कानून बनाकर स्थिति साफ कर देनी चाहिए। डाकघर विधेयक को कार्यसूची में शामिल किया गया है। वैसे आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विषय पर बिल ला सकती है, भले ही वह सूचीबद्ध हो या न हो। इन्हीं चर्चाओं के बीच महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी बहस छिड़ चुकी है। कांग्रेस ने फिर से मांग की है कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए। चर्चा यह है कि मंगलवार से नए संसद भवन में कामकाज शिफ्ट हो सकता है। आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। संसद के कर्मचारियों के नए ड्रेस की घोषणा हो चुकी है। संसद के कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए फूल की आकृति वाली ड्रेस कोड है। इस पर भी कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया है। पार्टी ने इसे सस्ती रणनीति करार दिया है।
क्या ये संसद का विशेष सत्र है? इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि यह नियमित सत्र वर्तमान लोकसभा का 13वां सत्र है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एजेंडा में कुछ भी नहीं है और जो विषय शामिल किए गए हैं उसे शीतकालीन सत्र में भी शामिल किया जा सकता था। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ और ही रणनीति है। सर्वदलीय बैठक। विशेष सत्र की शुरुआत होने से ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में कई दलों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार से इसे लाने की अपील की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और सोशल संघर्ष को लेकर चर्चा कराए जाने की मांग की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जेडीएस से एचडी देवेगौड़ा, डीएमके से कनिमोझी, टीएमसी के डेरेक ओब्रान, आप के संजय सिंह, बीजेपी के सस्मित पात्रा, मनोज झा, जदयू के अनिल हेगड़े, सपा के रामगोपाल यादव, टीडीपी के राम मोहन नायडू और बीआरएस के केशव राव ने हिस्सा लिया। तेदेपा ने नायडू की अवैध गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा ने सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अपने नेता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और कहा कि वह इस मामले को संसद में भी उठाएगी। 5 दिवसीय संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आयोजित बैठक के बाद तेदेपा सांसद राममोहन नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ने चंद्रबाबू की अवैध गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। क्या महिला आरक्षण बिल पर संसद के विशेष सत्र में होगी चर्चा? विशेष सत्र को लेकर कयास जारी हैं। किन विषयों पर चर्चा की जाएगी, अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। लिहाजा कुछ लोगों ने कयास लगाए हैं कि सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है और उस पर चर्चा कराई जा सकती है। लुटियंस में ऐसी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लाएंगे। तेलंगाना विधान परिषद सदस्य और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने इस कानून को औपचारिक रूप देने के लिए समर्थन के लिए सभी 47 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। इस विधेयक में 15 वर्षों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की परिकल्पना की गई है। हालांकि यह विधेयक कोई नया प्रयास नहीं है और यहां तक इसकी यात्रा एक तरह से आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। महिला आरक्षण विधेयक का वर्तमान विचार 1993 में एक संवैधानिक संशोधन से उत्पन्न हुआ, जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायत में ग्राम परिषद नेता, सरपंच का 1/3 यादृच्छिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। यह विधेयक इस प्रावधान को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक विस्तारित करने की दीर्घकालिक योजना बन गया। हालांकि हालिया संदर्भ में यह विधेयक तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 12 सितंबर लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इस आरक्षण के मानदंड ये थे कि यह चक्रीय आधार पर होगा और सीटें इस तरह से आरक्षित की जाएंगी कि हर 3 लगातार आम चुनावों के लिए एक सीट केवल एक बार आरक्षित होगी। वाजपेयी सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बाद में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए एक सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जहां कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध और कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के सामूहिक समर्थन के बीच 9 मार्च 2010 को इसे एक के मुकाबले 186 वोटों के साथ पारित कर दिया गया। लेकिन चूंकि इसे निचले सदन में लंबित छोड़ दिया गया था, इसलिए यह 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया। राजद और समाजवादी पार्टी इस समय महिला आरक्षण बिल के मुखर विरोधी थे। उन्होंने महिलाओं के लिए 33% कोटा के भीतर पिछड़े समूहों के लिए अतिरिक्त 33% आरक्षण की मांग की। जदयू के शरद यादव ने कहा था कि इस विधेयक से सिर्फ पर कटी महिलाओं को फायदा होगा जो हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। इस विधेयक का विरोध करने वालों ने इसे महिलाओं के प्रति अधिमान्य व्यवहार माना। हालांकि एलजेपी के चिराग पासवान और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपनी रैलियों और भाषणों में इस बिल को पारित कराने पर जोर देते रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि बिल अभी भी लोकसभा में लंबित है। ये तभी कानून बनेगा जब सत्तारूढ़ सरकार न केवल शब्दों से बल्कि कार्रवाई से इसका समर्थन करेगी। इसका कारण लोकसभा में उसकी ताकत है। भाजपा के पास बहुमत होने के कारण सरकार इस विधेयक को कानून बनाने में उत्प्रेरक बन सकती है। इसके अलावा भाजपा ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया था और 2019 के एजेंडे में भी इसे दोहराया था। अभी तक सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है।
संसद में महिला सांसदों के एक सम्मेलन में दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधेयक अभी तक लोकसभा में पारित नहीं हुआ है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक को प्राथमिकता नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा, यह महिला आरक्षण की आवश्यकता है। अगर वे भाजपा इस विधेयक का समर्थन करेंगे तो हम निश्चित रूप से समर्थन करेंगे ये। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा इस विधेयक को प्राथमिकता नहीं देगी। इस विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि राजनीति और निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ऐसी अधिमान्य कार्रवाई आवश्यक है। उनका कहना है कि मामला केवल इस विधेयक के बारे में नहीं है, भारत की राजनीति में गहराई से निहित हितों को फिर से स्थापित करने के बारे में है। इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसा विचार असंवैधानिक है क्योंकि यह समानता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण होने पर महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। ये भी तर्क दिया जाता है कि महिलाएं अनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्व पाने वाला एक समरूप समुदाय नहीं है। वर्तमान में लगभग 14% भारतीय सांसद महिलाएं हैं। यह अब तक सबसे ज्यादा है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार भारत में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की तुलना में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत कम है। महिला आरक्षण पर अब गेंद भाजपा के पाले में है। अनुच्छेद 370 और पंडित नेहरू को किया याद, प्रधानमंत्री ने गिनाई संसद की ऐतिहासिक उपलब्धि। नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए अपने भाषण में संसदीय इतिहास के कई बड़े मौकों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसी सदन में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर अंतिम मुहर लगाई थी। सदन में अनुच्छेद 370 हटाने, वन पेंशन वन टैक्स, जीएसटी लागू करने और वन रैंक वन पेंशन का फैसला भी हुआ। गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला भी यही हुआ। इसी सदन में एक वोट से सरकार गिरी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है और लोकतंत्र का साक्षी है। इसी सदन में 4 सांसदों वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सांसदों वाली पार्टी विपक्ष में होती थी। इसी सदन में एक वोट से सरकार गिरी थी जब नरसिम्हा राव घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी सदन की ताकत से वह अगले 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। 2000 की अटल जी की सरकार में 3 राज्यों का गठन हुआ, जिसका हर किसी ने उत्सव मनाया, लेकिन एक राज्य तेलंगाना के गठन के समय खून खराबा भी देखा। इसी सदन ने कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया। इसी सदन के सदस्यों ने कोरोना काल में सांसद फंड का पैसा जनहित में दिया। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी सरकार की तारीफ की। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मंत्री थे तो देश में बेस्ट प्रैक्टिस को लागू करने की दिशा में बहुत काम हुआ। अंबेडकर हमेशा कहते थे कि देश में सामाजिक समानता के लिए देश में औद्योगिकीकरण होना बेहद जरूरी है। उस समय जो उद्योग नीति लाई गई थी वो आज भी उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री ने 65 के युद्ध में देश के जवानों को इसी सदन से प्रेरित किया था और यहीं से उन्होंने हरित क्रांति की नींव रखी थी। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया। इसी सदन में देश के लोकतंत्र पर आपातकाल के रूप में हुआ हमला भी देखा था। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का फैसला किया गया और युवा पीढ़ी को लोकतंत्र का हिस्सा बनाया गया।